वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो पूरा चैप्टर है, एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट किया था और बाकी जितने भी यूनिट्स है आप डिस्क्रिप्शन में उनको ढूंढ सकते हैं। नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का। तो इसी के साथ हमारा जो 10 यूनिट्स है पेपर 1 के लिए समरी कोर्स ऑफ केवीएस मदन सर के बुक से वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए आज आखिरी यूनिट हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले आईसीटी में देखेंगे। आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखेंगे आईसीटी एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे रोल प्ले करता है। आईसीटी एंड एजुकेशन में सबसे पहले देखेंगे आईसीटी एजुकेशन। आईसीटी एजुकेशन क्या होता है? ये हम लोग को मैन पावर क्रिएट किया जाता है जो आपके आईटी यूज कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के कोर्सेस, ताकि वो कंप्यूटर बाद में यूज कर सके। प्रोग्रामिंग कोर्सेस, कोडिंग कोर्सेस, ये सब जो होता है इन्हें कहा जाता है आपका आईसीटी एजुकेशन। का मेन काम क्या रहता है? टू मेक मैन पावर फॉर आईटी। उसके बाद आएंगे हम लोग आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। अभी कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम लोग जो देखते हैं वो सब होता है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। जैसे कि आप देखेंगे कि आपको स्लाइड्स दिखाए जाएंगे और जो टीचर है आपको डिक्टेशन देंगे, आपको वो स्लाइड समझाएंगे। तो वो हो गया आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। और फिर आखिर में आता है आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। तो अभी जैसा आप लोग वीडियो देख रहे हैं वैसा कोई वीडियो, मान लीजिए मैं या फिर दूसरे कोई एजुकेटर जो है वो वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं, उसके बाद आप अपने टाइम से उस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, यूडेमी पे हो, जिस पे भी वो एजुकेटर कोर्स डालेंगे उसमें आप अपने समय के हिसाब से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। इसके बाद देखेंगे क्या क्या स्ट्रेंथ है आपके आईसीटी एजुकेशन का। तो सबसे पहला है इंडिविजुअलाइजेशन। आप अपने मर्जी से अरेंज कर सकते हैं कि पहले आपको कौन सा वीडियो देखना है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आपको देखना है यूनिट 4, क्योंकि यूनिट 4 में आपको खाली प्रॉब्लम है, बाकी यूनिट आपको समझ में आता है। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ यूनिट 4 को देखेंगे। इसे कहा जाता है इंडिविजुअलाइजेशन। आप अपने मर्जी से काम कर सकते हैं। फिर आता है इंटरएक्टिविटी। जैसे लाइव क्लासेस होता है, लाइव क्लासेस में आप टीचर्स जो है उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो। डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंसेंसिटिव। इसमें क्या होता है, आपके डिस्टेंस या क्लाइमेट के इफेक्ट नहीं पड़ता है आपके ऑनलाइन एजुकेशन में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कोई टीचर है तो तमिलनाडु में कोई बच्चा जो बैठा हुआ है उस टीचर का वीडियो देख नहीं सकता। डिस्टेंस से इसका कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही क्लाइमेट अगर मान लीजिए बिगड़ गया तो उससे आपका एजुकेशन पे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मोर इकोनॉमिकल है और रीच फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो रीच फैक्टर तो ज्यादा पहले ही हम लोग ने बात किया है। इकोनॉमिकल कैसे? आप मान लीजिए कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे कोचिंग सेंटर पे तो उसका खर्चा काफी ज्यादा होता है, आपको आने जाने का पैसा भी लगता है। सब कुछ मिला के जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो काफी ज्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। फिर आता है यूनिफॉर्म क्वालिटी। यूनिफॉर्म क्वालिटी में देखिए सभी जो मेरा वीडियो देखेंगे उनको सेम क्वालिटी मिलेगा। मान लीजिए जम्मू में कोई बंदा देख रहा है या फिर तमिलनाडु में कोई बंदा देख रहा है तो उन सबको सेम क्वालिटी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए जम्मू में किसी को अगर समझ में नहीं आया मेरा वीडियो तो तमिलनाडु में समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सभी को अगर समझ में आएगा तो सबको आएगा, समझ में नहीं आएगा अगर कोई पार्ट तो सबको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो वही है आपका यूनिफॉर्म क्वालिटी। उसके बाद देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी एजुकेशन। इसमें क्या क्या लिमिटेशन है? पहला तो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप कॉस्ट भी हाई होता है। देखिए जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लैपटॉप चाहिए, एक माइक चाहिए, पेन टैब चाहिए। तो इसमें जो स्टार्टअप कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। डिटेल अटेंशन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं लाइव क्लासेस करवाता और 1000 स्टूडेंट्स जो है वो अपने कमेंट्स देते तो उसमें से मान लीजिए मैं 3 या 4 कमेंट का आंसर दे पाता। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर एक्सेसिबिलिटी इशू। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में कई महीने पहले तक भी 2G चलता था तो वहाँ पर 3G नहीं चलता था।
ऐसे बहुत सारे गांव में, बहुत सारे जगहों में जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी आपका अच्छा नहीं है, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस करना काफ़ी मुश्किल है। फिर आता है डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। अभी अगर हम लोग बात करें तो अगले वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। तो आप लोग में से कौन अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और कौन एक बार सिर्फ वीडियो को देखेंगे टाइम पास के लिए, मैं उसको इवेल्युएट नहीं कर सकता। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियसनेस से ये जीआरएफ एग्जाम जो है उसे क्रैक करना चाहते हो। फिर है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। जैसा कि ये वीडियो अगर आप लोग बनाएंगे, ऑनलाइन टीचिंग अगर आप लोग करेंगे, तो उसमें आपको कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग करना होगा कि आपको नया नया चीज़ हर एक दिन सीखना होगा, और जितना आप सीखेंगे उतना आपका वीडियो का क्वालिटी अच्छा होगा। इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग चलते रहना चाहिए। फिर देखेंगे फॉर्म्स ऑफ मीडिया। फॉर्म्स ऑफ मीडिया अगर बात करें तो दो फॉर्म है, एक है सिंक्रोनस मीडिया, दूसरा है एसिंक्रोनस मीडिया। सिंक्रोनस मीडिया में जहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके लाइव क्लासेस हो गए, जूम कॉल हो गए, में क्या आप ट्रांजैक्शन और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एसिंक्रोनस मीडिया हो गया वन वे कम्युनिकेशन, जैसे आपको कोई मैसेज भेजा गया है या फिर आपको ईमेल में कुछ लिखा गया है, तो ये सब क्या हो जाता है आपका एसिंक्रोनस मीडिया। फिर देखेंगे आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज। आईसीटी में क्या क्या कैटेगरीज होती है सीखने के लिए, टीचिंग के लिए क्या क्या कैटेगरीज होती है। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो ये सबसे कॉमन फॉर्म है, जो भी आप इंटरनेट से पढ़ाई करते हो उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए या फिर कोई वीडियो देखिए, सब कुछ आता है अंडर इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। फिर आते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग में आपका इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग प्लस आपका लेक्चर मोड दोनों को मिला दिया जाता है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि क्लास में मान लीजिए कोई टीचर है जो पीपीटी दिखा रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी है, पीपीटी और लेक्चर मोड के थ्रू पढ़ाई हो रहा है, तो उसमें हो जाएगा ब्लेंडेड लर्निंग। फिर आएंगे हम लोग फेस टू फेस लर्निंग। फेस टू फेस लर्निंग में क्या होता है, मान लीजिए जूम कॉल है या फिर लाइव क्लासेस है जहाँ पर टीचर आपको देख पा रहे और आप भी टीचर को देख पा रहे, तो वो होता है आपका फेस टू फेस लर्निंग। फिर आता है आपका सेल्फ पेस लर्निंग। जैसे मान लीजिए आपका यूट्यूब में कोई कोर्स है या फिर आपका यूडेमी या फिर कोर्सेरा में कोई कोर्स है और उसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो कोर्स आप ले लोगे और फिर अपने पेस के हिसाब से आपको कब समय मिलेगा उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वैसे आप कोर्स की पढ़ाई करोगे, तो वो हो गया आपका सेल्फ पेस लर्निंग। फिर आता है आपका डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में क्या होता है, जैसे आपका इग्नू हो गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें क्या होता है आप जाके एडमिशन लोगे कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट में, और फिर आपको घर में बैठे हुए सब पढ़ाई का मटेरियल मिल जाएगा और फिर आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। वो एग्जाम देने के बाद जब आप पास कर जाओगे तो वहां से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये है आपका डिस्टेंस लर्निंग। इसके बाद देखेंगे डिजिटल इनिशिएटिव क्या क्या लिया गवर्नमेंट ने, ताकि जो आईसीटी को है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके। पहला है आपका NMEICT। तो ये क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। तो इसमें ये ट्राई किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि जितना आपका इंटरनेट फैसिलिटी ऑनलाइन एजुकेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। इसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने, बहुत सारे कॉलेजेस में आपका इंटरनेट का जो स्पीड है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, पीडीएफ को अवेलेबल कर दिया और बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स को खोल दिया ताकि स्टूडेंट जो है फ्री में ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सके। फिर आते हैं नेपटेल पे। नेपटेल का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ये है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन एनहेंस टेक्नोलॉजी ऑन एनहेंस लर्निंग को स्टार्ट किया है आपके 7 आईआईटी ने और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने। इन्होंने मिलके एक पोर्टल बनाया है जिसमें आपके जितने इंजीनियरिंग कोर्सेस है और कंप्यूटर साइंस के कोर्सेस है आपको मिलेंगे नेपटेल में। इसके बाद देखेंगे स्वयं। तो स्वयं क्या है, ये है इंडियन MOOC। ये क्या है, तो ये है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स।
जैसे आपका यूडेमी हो गया, कोर्सेरा हो गया, वो है आपका यूएसए का MOOC, और इंडिया का क्या है MOOC, तो वो है आपका स्वयं। स्वयं से ही आता है आपका स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा आपका टीवी चैनल्स है, और इसमें 36 DTH चैनल्स है जिसमें आपका एजुकेशनल कंटेंट दिखाया जाता है। फिर आते हैं एनडीएल पे। एनडीएल क्या है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये आपके IIT खड़गपुर ने बनाया है, और डिजिटल लाइब्रेरी जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर जितने आपको PDF नोट्स ये सब मिलेंगे, ताकि आप किताबों के बारे में जान पाओ और किताबों के ऊपर आपको पैसा ना खर्चा करना पड़े, और फ्री में आप ऑनलाइन ये सब पढ़ पाओ। फिर आते ई विद्वान में। ई विद्वान में क्या है? आपके जितने भी इंडिया में साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के क्या कंट्रीब्यूशन है, उनके एजुकेशन क्या है, ये सब का नॉलेज आपको मिलेगा ई विद्वान में। फिर आते हैं श्रुति दृष्टि पे। श्रुति दृष्टि क्या है? तो फिर जो बच्चियां आंखों से देख नहीं सकती, उनके एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है श्रुति दृष्टि। उसके बाद देखेंगे सैटेलाइट सिस्टम। तो जितने भी एजुकेशन हो रहे, वो सब एजुकेशन पॉसिबल कैसे हो रहा है? क्योंकि हम लोग सैटेलाइट सिस्टम से एक वीडियो को दूसरे जगह पे पहुंचा पा रहे हैं और सभी को इंटरकनेक्टेड रख पा रहे हैं। तो ये कैसे होता है? इसके लिए यूज किया जाता है आपका सैटेलाइट, और रहता है अपलिंक। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं ट्रांसमीटर क्या होता है। ट्रांसमीटर अगर बात किया जाए, तो मान लीजिए आपने कोई PDF या फिर कोई चीज अपलोड किया है, तो वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है आपके ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर क्या करता है? उस वीडियो को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके या डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपलिंक करता है। आप अगर कोई वीडियो अपलोड करोगे तो उसमें टाइम लगता है। अपलोड के टाइम पे आपका अपलिंक होता है। अपलिंक में क्या होता है? जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उस तक ये जो आपने वीडियो बनाया या फिर PDF बनाया, कोई भी वेब पोर्टल में अपलोड किया कोई चीज, तो वो उसके पास पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है? तो वो पहुंचता है थ्रू ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर के थ्रू उसके पास पहुंचता है, और वो पहुंचता है कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट पे। फिर मान लीजिए किसी ने आपका वीडियो पे क्लिक किया, या फिर कोई आपका अपलोडेड जो इंफॉर्मेशन है उसे देखना चाहता है, तो वो क्या होता है? दूसरा जो ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ होता है सैटेलाइट से, वो करता है आपका डाउनलिंक। आप अगर कोई वीडियो देखोगे तो देखते हो कि उसमें बहुत सारा बफरिंग होता है, बहुत से टाइम तक बफरिंग होता है। तो बफरिंग मतलब क्या होता है? अगर आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा नहीं हुआ, तो डाउनलोड लिंक बनने में या फिर डाउनलिंक बनने में टाइम लगता है। वो उसी को कहा जाता है डाउनलिंक, और फिर वो आपके रिसीवर तक आता है, और रिसीवर तक आने के बाद आप उस वीडियो को या फिर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो ये है सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें पहला रहता है आपका ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर से बनता है आपका अपलिंक। अपलिंक जानता है आपका ट्रांसपॉन्डर तक। ट्रांसपॉन्डर वही इंफॉर्मेशन देता है सैटेलाइट को। सैटेलाइट से फिर वो इंफॉर्मेशन अगर कोई दूसरा मांगे, तो ट्रांसपॉन्डर से फिर से उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जाता है, डाउनलिंक के थ्रू भेजा जाता है रिसीवर तक, और रिसीवर से हम लोग उस इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग सोशल लर्निंग के बारे में। तो इंडिया में सोशल लर्निंग का मतलब यही है कि सभी लोगों के पास लर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले बनाया गया था आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जिसका नाम है, जो बनाया गया था आपके 1927 में। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जब पहले स्टार्टिंग में बनाया गया था, तब उसका सिर्फ 2 ही ट्रांसमीटर था। एक था आपका मुंबई और एक कोलकाता में। ट्रांसमीटर क्या है? जिससे आपका अपलिंक होता है। तो ये दोनों आपके प्राइवेट कंपनीज थे, मुंबई और कोलकाता में। बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने खरीद लिया था 1930 में, और बाद में उसका नाम चेंज कर दिया था 1936 में ऑल इंडिया रेडियो। इसको छोड़ के भी जो फेमस ट्रांसमीटर है, मतलब एजुकेशन के लिए, सोशल सर्विस के लिए, वो है आपका दूरदर्शन। दूरदर्शन को कब स्टार्ट किया गया था? 1959 में। और इसका स्टूडियो कहाँ पर था? तो फिर इसका स्टूडियो था आपका दिल्ली में।
1959 में सिर्फ इसका टेस्ट सिग्नल भेजा जाता था। आप अगर टीवी खोलेंगे और कोई नया चैनल अगर बनता है तो सबसे पहले उसको टेस्ट सिग्नल भेजा जाता है कि कौन सा सिग्नल उसका सही है कि नहीं, इसके लिए भेजा जाता है। 1965 तक इसका परमानेंट चैनल हो गया था और इस चैनल पे आपका रेगुलर प्रोग्राम्स दिखाया जाता था। 1972 में जाके इसका सेकेंड ऑफिस खुला था जो कि आपका था मुंबई में, और इसके बाद इसका एक्सपेंशन होते गया था। बाद में गवर्नमेंट ने इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए पास किया था आपका प्रसार भारती एक्ट। तो इस प्रसार भारती एक्ट में क्या लिखा हुआ था कि ये दोनों जो है आपका ऑल इंडिया रेडियो सर्विस और आपका दूरदर्शन, ये दोनों आएंगे अंडर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। ये जो नियम था इसके अंडर आए थे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर में, और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का मतलब क्या है कि ये दोनों चैनल जो है गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है या गवर्नमेंट अगर कोई नया नियम बताएंगे तो सभी न्यूज इनके पास जाएगा। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने अगर कोई फार्मर्स के लिए लॉ बनाया या फिर कोई नया पॉलिसीज बनाया, या फिर ये याद रखिए कोरोना के टाइम पे घर में रहना होगा और घर से आप लोग बाहर नहीं जा सकते, ये न्यूज़ भी अगर गवर्नमेंट को सभी के पास पहुंचाना होगा तो ये दूरदर्शन और आपके ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू ही मेनली करती है गवर्नमेंट। ये है आपके पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। उसके बाद आएंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है, आप देखेंगे कि सब जो इंटरनेट यूज करते हैं उनके पास होता है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, आप कहाँ पर रहते हो, आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर कहाँ पर यूज हो रहा है, सब कुछ न्यूज देता है आपका आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स। मान लीजिए इसमें 4 नंबर्स रहते हैं, 2, 7, 12। तो इसमें आपके 4 नंबर्स रहते हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें 4 नंबर्स रहते हैं और ये 4 नंबर जो है ये रहेंगे बिटवीन 0 to 255। तो कभी भी ये चारों नंबर में से कोई भी नंबर जो है आपका 255 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत सारे नंबर्स दे देते हैं और बहुत बार ऐसा देते हैं, बोलते हैं कौन सा सही आईपी एड्रेस है। तो आपको 2 चीजें याद रखने हैं कि इनमें 4 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, और कोई भी नंबर 255 से ज्यादा नहीं होगा या फिर 0 से कम या फिर माइनस में नहीं होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द वीकनेस ऑफ आईसीटी एजुकेशन। ऑप्शन ए है इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी है आपका इंटरएक्टिविटी, ऑप्शन सी है डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंसेंसिटिव, या फिर ऑप्शन डी नो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो फिर इनमें से कौन सा कमजोरी है आईसीटी एजुकेशन का। ऑप्शन ए है कि हर कोई अपने मन से पढ़ाई कर सकता है, ऑप्शन बी है कि हम लोग टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी है कि यहाँ पर दूरी या फिर मौसम खराब होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ऑप्शन डी कि यहाँ पर बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उससे टीचर्स जो है वो इवैल्यूएट नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। और बाकी जो 3 ऑप्शंस है ए, बी और सी, ये सब उसके स्ट्रेंथ है। फैक्ट्री वाले जो है दैट इज द वीकनेस ऑफ आईसीटी एजुकेशन। फिर आएंगे प्रिंट मीडिया पे। प्रिंट मीडिया भी एक मास मीडिया का कम्युनिकेशन का तरीका है जहां पर आपके न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया। तो रजिस्टर फॉर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बनाया गया था 1956 में, और इसमें ये नियम बनाया गया था कि इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितना भी न्यूज़पेपर्स या फिर मैगजीन्स होंगे उन सबको इसके अंडर रजिस्टर करना होगा और तभी उसको यूज किया जा सकता है फॉर कमर्शियल पर्पस। उसके बाद आएंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की अगर बात की जाए तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का काम यही है कि गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज है और गवर्नमेंट के जितने भी काम है उन न्यूज़ेस को सभी के पास डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितने भी न्यूज़ चैनल्स है
उनके पास डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये याद रखिए कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो डायरेक्टली लोगों से बात नहीं करती, पर गवर्नमेंट की जो बातें वो न्यूज चैनल्स को और न्यूज़पेपर्स को बताती है। फिर आता है पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन। पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन में क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट अगर अपना कोई बात डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाना चाहती है तब काम में आता है आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी करवाते हैं हम लोग को कि मन की बात, वो हो गया आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन। फिर आता है आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका पीटीआई, और ये भी सेम काम करता है कि जितने भी न्यूज़ेस होते हैं वो सब आपके सारे जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं या फिर न्यूज़ पोर्टल है वहां तक पहुंचाती है आपकी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। फिर आते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक मतलब लॉ मेकिंग बॉडी है जो देखती है कि न्यूज़पेपर्स जो है उनका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो और कोई गलत न्यूज़ ना छापे। तो ये है आपका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर आते हैं नाम न्यूज़ नेटवर्क। नाम न्यूज़ नेटवर्क की अगर बात की जाए तो इसका मेन काम होता है कि ऑनलाइन इंटरनेट पे जितने भी न्यूज़ हो रहे, जितने भी फोटोग्राफ हो रहे, उनको कलेक्ट करके न्यूज़ चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि मान लीजिए ट्विटर पे अगर कोई प्रोटेस्ट हुआ या फिर फेसबुक में कुछ हुआ या फिर यूट्यूब में किसी ने अच्छा वीडियो दिया है, तो फिर वो सब कौन कलेक्ट करता है, तो नाम न्यूज़ नेटवर्क, और वो डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द वेरियस मीडिया चैनल्स एंड पोर्टल्स। फिर देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहले देखेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखा जाए तो पहला है आपका एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जिनमें छोटा सा मशीन लगाया जाता है, ताकि जो एनालॉग कंप्यूटर छोटा सा कंप्यूटर लगाया जाता है ताकि पूरा मशीन जो है अच्छी तरीके से काम कर पाए। जैसे कि मान लीजिए आप प्रिंटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर प्रिंटर में एक छोटा सा कंप्यूटर लगाया जाता है ताकि जो जैसे ही आप पी का बटन टाइप करेंगे, पी का बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर हम लोग जो छोटे मशीन्स यूज करते हैं जैसे कि ट्रिमर हो गया, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, इसमें भी आपका एनालॉग कंप्यूटर लगाया जाता है। फिर आते हैं हम लोग डिजिटल पे। डिजिटल सबसे कॉमन टाइप का कंप्यूटर है जो हम लोग पीसी, लैपटॉप ये सब यूज करते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। फिर आते हैं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर पे। हाइब्रिड कंप्यूटर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका एनालॉग और डिजिटल दोनों के जो सर्विसेज है उनको यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर आप पेशेंट्स को देखेंगे और पेशेंट्स के हार्ट बीट को मेजर करने के लिए आप देखेंगे उनके हार्ट के पास छोटे छोटे वायर्स लगाए गए हैं। तो ये हो गया आपका एनालॉग। और फिर वायर्स जो सिग्नल कैच करते हैं, जो रीडिंग लेती है, उन्हें दिखाया जाता है एक कंप्यूटर सिस्टम में। जैसे करके कंप्यूटर सिस्टम में दिखाया जाता है, वो हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर। ये दोनों मिला के बन जाते हैं आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, जहाँ पर एनालॉग और डिजिटल दोनों सर्विसेज को यूज किया जाता है। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर बात करें तो सबसे पहले आता है और सबसे पावरफुल है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कहाँ पर यूज होता है, मान लीजिए आपका वेदर फोरकास्ट में या फिर आपके स्टॉक मार्केट को देखने के टाइम पे यूज किया जाता है सुपर कंप्यूटर, जहाँ पर मतलब एकदम लेट नहीं होना चाहिए और एकदम अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि आप समझते ही हैं स्टॉक मार्केट में मान लीजिए 1 मिनट भी अगर कंप्यूटर ठीक से काम नहीं किया तो फिर करोड़ों का लॉस हो सकता है। फिर आते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, बहुत सारे जो इंफॉर्मेशनल सिस्टम्स है एक साथ ऐड किए जाते हैं और एक ही जगह पे देखे जाते हैं। जैसे कि आपके रेलवेज में यूज किया जाता है। रेलवेज में आप देखेंगे एक ही जगह पे बैठ के बहुत सारे जगहों के देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु का कोई ट्रेन है और महाराष्ट्र का कोई ट्रेन चल रहा है, तो उन दोनों का कहाँ पर चल रहे हैं, कैसे ट्रैक में चल रहे हैं, वो सब देख सकते हैं, ताकि इन दोनों के बीच में भगवान करके ना हो कभी भी कोलिशन हो जाए या फिर धक्का लग जाए। इसको अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम से थोड़ा लेस पावरफुल होता है आपका मिनी कंप्यूटर। फिर आते हैं आपका वर्क स्टेशन पे। वर्क स्टेशन आप देखेंगे ज्यादातर आपके यूट्यूबर्स जब अपना स्टूडियो विजिट करवाते हैं तब आप देखेंगे कि मान लीजिए 3 डेस्कटॉप जो है बगल में रखे हुए, उसके नीचे एक कीबोर्ड रखा हुआ है, उसके नीचे माउस रखा हुआ है, यहाँ पर एक वेब कैम रखा हुआ है।
तो ये होता है वर्क स्टेशन, यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनको यूज किया जाता है। फिर आते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर पे। माइक्रो कंप्यूटर अगर बात किया जाए तो हम लोग जो यूज करते हैं पीसी या फिर लैपटॉप, उन्हें कहा जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। फिर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन देखा जाए तो पहला जनरेशन में यूज किया जाता था आपका वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज किया जाता था आपका वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में आपका यूज किया जाता था आपका ट्रांजिस्टर। तीसरे जनरेशन में आपका यूज किया जाता था इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथे जनरेशन में यूज किया जा रहा था आपका माइक्रो प्रोसेसर। और अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उनमें यूज किया जाता था आर्टिफिशियल। तो आप अगर देखोगे तो किताब में बहुत सारे चीजें आपको मिलेंगे फर्स्ट जनरेशन और इन जनरेशन के बारे में, पर एग्जाम की अगर देखो तो यही 5 चीज आपको यूज करना है। फर्स्ट जनरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड में ट्रांजिस्टर। तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। और अभी के सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हमारा 5वां जनरेशन है। अब बात करेंगे सीपीयू का। सीपीयू अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सीपीयू। तो सीपीयू अगर देखा जाए तो 3 काम करते हैं। पहला है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, जितना भी आपका कंप्यूटर में कैलकुलेशंस होते हैं वो सब कैलकुलेशंस करते हैं आपका अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर आता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? पूरा कंप्यूटर ठीक से काम कर पाए वही काम देखता है आपका कंट्रोल यूनिट। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई वीडियो डाउनलोड किया या फिर कोई पीडीएफ डाउनलोड किया, तो वो डायरेक्टली जाता है आपके डाउनलोड के फोल्डर में। या फिर मान लीजिए आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई अगर ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद कहाँ जाता है? वो यूजुअली जाता है आपके ड्राइव सी में। ये सब कहाँ पर जाना है और कैसे फाइल्स को एक्सेस करना है, ये सब देखते हैं कंट्रोल यूनिट। अब आते हैं मेमोरी यूनिट पे। तो मेमोरी यूनिट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आप कोई फाइल जो है डाउनलोड करेंगे या फिर किसी चीज को इंस्टॉल करेंगे तो उसे सेव करना है और कहाँ पर ठीक से सेव करना है, वो काम है मेमोरी यूनिट का। फिर आते हैं कंप्यूटर मेमोरी पे। तो कंप्यूटर मेमोरी में जो सबसे छोटा होता है और सबसे जल्दी चलता है वो है आपका रजिस्टर मेमोरी। फिर आता है आपके कैच मेमोरी। कैच मेमोरी आप देखोगे कि जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हो उसके नीचे ठीक आता है कि डू यू एक्सेप्ट द कुकीज और नॉट। तो आप उसी में आता है आपका कैच मेमोरी, जो कि बहुत ही छोटा मेमोरी होता है और काफी आपका वॉलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब बहुत ही जल्दी मिट जाता है, वो होता है कैच मेमोरी। फिर आते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है आपका रैम। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम जो है उसको इंस्टॉल किया, अब उसको चलाने के टाइम अगर आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगा तो उसका मतलब है आपका जो कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कम है और वो आपको ज़्यादा करना होगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम यही होता है कि आपका जो प्रोग्राम होता है उसे स्मूथली चलाना। फिर आते हैं रीड ओनली मेमोरी पे। रीड ओनली मेमोरी अगर बात की जाए, ये पहले से हमारे जो लैपटॉप या फिर सिस्टम होता है उसमें प्री इंस्टॉल्ड रहता है फ्रॉम द कंपनी साइड, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए आप जब लैपटॉप ओपन करते हो तब कंपनी का लोगो आता है, विंडोज का म्यूजिक आता है, फिर आपको पासवर्ड पूछा जाता है। ये सब जो प्रोग्राम होता है ये सब पहले से आपका इंस्टॉल्ड रहता है और प्रोग्रामर पहले से इंस्टॉल करके ये लैपटॉप बेचते हैं। इससे कहा जाता है आपका रीड ओनली मेमोरी। फिर आते हैं हम लोग प्राइमरी स्टोरेज पे। प्राइमरी स्टोरेज क्या है? जो डिवाइसेस हम लोग को सबसे पहले यूज करना होगा ताकि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो पाए, वो होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज। उसमें 2 होते हैं, एक है रैम और दूसरा है रोम। तो इनमें दोनों में से अगर कोई भी चीज आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर आते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया? आपका हो गया पेन ड्राइव या फिर आपका सीडी या फिर हार्ड डिस्क, ये सब क्या हो गया? आपका सेकेंडरी स्टोरेज।
फिर आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पे। इंटरनल इजी तरीके से समझिए कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज मटेरियल होता है उन्हें इंटरनल कहता है, और बाहर अगर रहेगा तो एक्सटर्नल कहते हैं। जैसे आपका पेन ड्राइव, सीडी, ये सब हो गया आपका एक्सटर्नल, और रैम और रोम हो गया आपका इंटरनल। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो वो सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को काम करने में आसानी होता है, और हमारे कंप्यूटर जो काम करते हैं उनको पॉसिबल कर पाता है। तो सॉफ्टवेयर अगर बात किया जाए तो 3 तरीके के सॉफ्टवेयर। पहला है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब हमारा सिस्टम जब स्टार्ट होता है तभी आ जाता है हम लोग का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सारे जितने ऐप्स हैं उनको डाउनलोड करता है, उनको कैसे स्टोरेज करना है, सिस्टम को कैसे चलाना है, ये सब काम होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। इसमें आता है लाइनक्स, एप्पल का जो है मैक ओएस, फिर आता है आपका विंडोज, ये सब है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। फिर आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर का काम जो है वो आसान करता है और काम को स्पीड में करने के लिए हेल्प करता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आता है, जैसे आगे आपका एंटीवायरस, या फिर आगे आपका गूगल ड्राइव। जैसे कि आपको एक फाइल जो है उसे गूगल ड्राइव में अगर अपलोड करोगे तो फिर वो फाइल को बाद में आप डिलीट भी अगर करोगे तो गूगल ड्राइव में हमेशा वो सेव रहेगा। ये हो गया आपका गूगल ड्राइव। फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नॉर्मली हम लोग जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करके यूज करते हैं, वो सब आगे अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आएंगे अंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सबसे पहला देखा जाए तो वो आता है आपका मशीन लैंग्वेज। तो मशीन जो है वो सिर्फ बाइनरी डिजिट समझता है। अगर मशीन का लैंग्वेज देखा जाए तो सिर्फ वो बाइनरी डिजिट समझता है। बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले यूज किया जाता था मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। उसके बाद आया आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ, थोड़ा सा टेक्स्ट या फिर इंग्लिश टेक्स्ट हम लोग यूज करने लगे ताकि हम लोग जो लैंग्वेज है आपका कंप्यूटर का उसे कई हद तक समझ पाए। जैसे कि आप अगर वो किसी चीज में देखोगे कि TXT लगा हुआ है तो आप समझोगे कि वो टेक्स्ट है, या फिर आप देखोगे अगर उस फाइल एक्सटेंशन में PNG लिखा हुआ है तो आप समझोगे वहां पर पिक्चर है। तो ये सब हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे आगे आपका C++ या फिर जावा, ये सब होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन में अपने लैंग्वेज में कुछ बोल सकते हैं और उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसे कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो इसको सबसे पहले आता है असेंबलर। असेंबलर क्या है, असेंबलर आपके असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाए वो 2 इंपॉर्टेंट चीज है जो कन्वर्ट करता है। पहला आपका इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। दोनों में एक डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर की। अगर बात की जाए इंटरप्रेटर में क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन चेक करता है। जिसके मान लीजिए पहला लाइन सही है, सेकंड लाइन सही है, तीसरे लाइन में जाके कोई मिस्टेक है तो वो वहीं पे अटक जाएगा और बाकी का लाइन चेक भी नहीं करेगा। और कंपाइलर में क्या होता है, कंपाइलर में सारे जो लाइन्स है एक साथ चेक किए जाते हैं, सारे जो प्रोग्रामिंग के लाइन्स है। मान लीजिए उसने चेक करके ये सब दे दिया कि यहाँ पर गलत है, और जब ये सब एक साथ ठीक कर दिया जाता है तब कंपाइलर प्रोग्राम को अरेंज करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है इन द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। तो ज्यादातर हमारे जो कंपनीज होते हैं वहां पर कंपाइलर ही यूज किया जाता है। आप ज्यादातर सुनेंगे कि ये जो कोड है वो कंपाइल नहीं हो पा रहा है, वही है आपका कंपाइलर। उसके बाद देखेंगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एग्जाम में काफी बार आता है और एक नंबर दे दिया जाता है और उसको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है आपके दूसरे नंबर में। जैसे कि मान लीजिए आपको एक डेसिमल नंबर दे दिया जाता है और कहा जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो कि आपका बाइनरी नंबर है उसमें कन्वर्ट कीजिए। तो मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दिया है डेसिमल नंबर 20। तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है, आपको 20 को डिवाइड करना है आपको 2 से। तो 2 से 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 10 से 20। तो उसके नीचे आप 10 लिख देंगे। 20 आपका नहीं रह गया, कोई रिमाइंडर नहीं रहता, तो आप क्या लिख दोगे वहां पर 0। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करने पर 2 5 से 10, तो यहाँ पर 10 लिख दोगे, 5 रिमाइंडर क्या रह गया 0।
फिर से आप लोगे 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 से 4, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 4, 2 2 से 4 था, रिमाइंडर क्या हो गया 1। तो फिर से आप 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 1 से 2, तो रिमाइंडर क्या रह गया आपका 0 रह गया। और इधर लिखोगे आप, सॉरी यहाँ लिखोगे 0 और यहाँ पर लिखोगे आप 1। तो ये आप देखिए थोड़ा सा पहले समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर काफ़ी आसान है। हर एक नंबर को आपको 2 से हर एक बार डिवाइड करना होगा। तो फिर जब आप बाइनरी नंबर इसको लिखने वाले हो तब नीचे से आपको ऊपर जाना होगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका बाइनरी नंबर होगा 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब देखेंगे बाइनरी नंबर जो है हमारे पास उसे कैसे कन्वर्ट करना है आपके डेसिमल नंबर पे। तो मान लीजिए हम लोग को बाइनरी नंबर दिया गया 10100, तो इससे कहा गया है आपके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो लास्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आखिरी नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 2 टू द पावर 0 से स्टार्ट करके उससे पावर को ऐड करने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखाता हूँ मैं एग्जांपल, 0 इंटू 2 टू द पावर 0, उसके बाद नंबर क्या है, बाद नंबर है फिर से 0 इंटू 2 टू द पावर 1, उसके बाद क्या नंबर है, उसके बाद है आपका 1 इंटू 2 टू द पावर 2, उसके बाद क्या नंबर है प्लस देंगे, उसके बाद है 0 0 इंटू 2 टू द पावर 3, उसके बाद फिर से करेंगे 1 है 1 इंटू 2 टू द पावर 4। तो अब इसको हम लोग एडिशन कर लेंगे, 2 टू द पावर 4 कितना होगा, 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 2 से 16, यहाँ पर लिख देते हैं 16। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0, 2 2 से 4, यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0। तो ये आ गया हमारे डेसिमल नंबर 20। तो बाइनरी नंबर हम लोग का अगर दिया जाए 1000, उसका डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 20। यही कन्वर्शन आप लोग को दिया जाता है, काफ़ी आसान होता है। आपको डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर बाइनरी नंबर जो है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर हम लोग देखेंगे अब कन्वर्शन टेबल। अब कन्वर्शन टेबल देखने से पहले कुछ आपको याद रखना, कन्वर्शन टेबल जो है वो दिखाया जाता है कि आपका जो डाटा है उसे कैसे कन्वर्ट किया जा सके। तो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, आपका होता है बिट। बिट क्या होता है, एक सिंगल डिजिट जैसे 1 या फिर 0, एक सिंगल डिजिट को कहा जाता है आपका बिट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका निबल। तो निबल क्या होता है, निबल होता है आपका 4 बिट्स टू 1 निबल। उसके बाद आता है आपका बाइट। तो बाइट क्या होता है, बाइट होता है आपका 8 बिट्स। उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ऐसे करके चलते रहता है। तो इसको याद रखने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टोरी जो है उसे सुनना होगा और समझना होगा। तो बीएनबी होटल में, बीएनबी तो आपको पता ही होगा, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट होटल होता है। उसमें एक बंदा है जिसका नाम था ZY। तो ZY नाम का एक बंदा जो है बीएनबी होटल में रह रहा था, पर उसने जब पेमेंट करने का ट्राई किया था बीएनबी होटल में, वो उसका पेमेंट रिजेक्ट कर दिया गया था। उसको क्या करना पड़ा था, उसको घर में जाना पड़ा था और फिर से घर से वापस आना पड़ा था पेमेंट करने के लिए जीटी रोड के थ्रू। जीटी रोड के थ्रू उसको 10 किलोमीटर चलना पड़ा था और आना पड़ा था वापस बीएनबी होटल में पेमेंट करने के लिए। तो ये स्टोरी आप लोग को छोटा सा स्टोरी है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसको कैसे फॉर्मूला में या फिर इस कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका YZ,
वाई जेड को क्या करना होगा, वाई जेड को पेमेंट करना होगा। तो पे टीई, जैसे कि आपका फोन पे हो गया, भारत पे हो गया, तो वाई जेड अभी तो ऑनलाइन भारत चल रहा है या फिर डिजिटल पेमेंट का टाइम चल रहा है, तो वाई जेड भी डिजिटल पेमेंट करेंगे। वाई जेड पे करने गए आपके जीटी रोड के थ्रू, जीटी रोड में उनको कितना चलना पड़ा था, तो फिर उनको चलना पड़ा था 10 किलोमीटर। और कहाँ तक जाना पड़ा था उनको, उनको जाना पड़ा था BNB होटल में। देखेंगे इसका कैसे याद रखा जाए। इससे क्या हो गया आपका, बी से हो गया आपका बिट, एन से क्या हो गया, एन से हो गया आपका निबल, इससे क्या हो गया, बी से हो गया आपका बाइट, के से क्या हो गया, के से हो गया आपका किलोबाइट, एम से क्या हो गया, एम से हो गया आपका मेगाबाइट, ची से क्या हो गया, ची से हो गया आपका गीगाबाइट, टी से क्या हो गया, टी से हो गया आपका टेराबाइट, ई से हो गया आपका पेटाबाइट, ई से हो गया आपका एक्साबाइट, जेड से हो गया आपका जेटाबाइट, और वाई से हो गया आपका योटा बाइट। अब इनके अमाउंट कैसे याद रखने हैं, पहले सबसे पहले तो चार जो अमाउंट है इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। बिट कितना है और निबल कितना है, 4 बिट, और बाइट कितना है, 8, और किलोबाइट कितना है, तो किलोबाइट है आपका 1 बिट। बस इन चारों को आपको याद रखना है। अब बाकी जो है उन्हें कैसे याद करना है वो देखते हैं। बाकी आपके जितने भी अमाउंट है, मान लीजिए आपको पूछा है कि पेटाबाइट कितना है, तो सबसे पहले आप अमाउंट ऐड करेंगे 1024, और पेटाबाइट के आगे जो भी है, पेटाबाइट के पहले क्या है, तो पेटाबाइट के पहले है आपका टेराबाइट, तो पेटाबाइट कितना होगा, 1024 टेराबाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटाबाइट कितना है, तो पेटाबाइट है आपका 1024 टेराबाइट। उसके बाद आप कोई भी एक बाइट देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए गीगाबाइट, तो गीगाबाइट में आप क्या करेंगे, 1024 गीगाबाइट, और उससे पहले क्या है, तो फिर उससे पहले मेगाबाइट है, तो 1024 MB। तो यहाँ पर आप देख लीजिए गीगाबाइट क्या है, गीगाबाइट 1024 है, और MB 1024 MB हो गया आपका मेगाबाइट। तो ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट है। ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन ई है बाइट, ऑप्शन सी है बाइट, ऑप्शन डी है निबल। तो विच इज द बिगेस्ट यूनिट, ऑप्शन ए है बिट, ऑप्शन बी है बाइट, ऑप्शन सी है बाइट, या फिर ऑप्शन डी है निबल। अभी हम लोग ने पूरा टेबल से अच्छे तरीके से इसको याद किया था। इनमें सबसे बड़ा यूनिट क्या है, बिट क्या है, ये 1 यूनिट है। बाइट क्या है, ये 8 बिट है। बाइट क्या है, बाइट कुछ नहीं है, इस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बेल क्या है, तो फिर इसमें 4 बिट। इनमें से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो गया, तो सबसे बड़ा यूनिट हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क में नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क आपका होता है कनेक्शन। जैसे कि आप बोलते हैं कि बहुत जनों के आप सुनेंगे कि मेरा नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, मतलब उनका जान पहचान लोगों से काफ़ी अच्छा है। तो नेटवर्क ही आईसीटी के टर्म में कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब एक दूसरे से कितने जुड़े होता है, वही होता है नेटवर्क। तो उसमें सबसे पहले आता है लैन। लैन क्या होता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे आप इंटरनेट कैफेज में देखोगे, ऑफिस में देखोगे, हर एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट कैफे में मान लीजिए आपने एक जगह पे बोला कि मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए, तो वो एक जगह पे प्रिंट आउट निकालेगा, और दूसरा जो प्रिंटर है उससे आपका कनेक्टेड है, तो उसमें से उसका प्रिंट आउट निकलेगा।
तो वही है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि आपका ऑफिसेस हो गया, इंटरनेट प्लेसेस हो गए हैं, वो सब आ जाते हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आते हैं वैन। वैन क्या होता है? तो वैन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, मान लीजिए आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं, पीसी यूज करते हैं, उसमें क्या होता है बहुत सारे जगहों में टेलीफोन का वायर यूज किया जाता है। टेलीफोन का वायर जो है आप लैपटॉप में अगर लगाएंगे तो आपको इंटरनेट का फैसिलिटी मिलेगा। तो इसमें आपका वायर यूज किया जाता है और इसको कहा जाता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। फिर अगर वायर यूज ना किया जाए तो उसे कहा जाता है WLAN। तो WLAN में क्या होता है? वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसमें आपका वायर नहीं लगता। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन में देखोगे अगर, तो वहाँ पर बहुत सारे रेलवे स्टेशन में आपका फ्री वाईफाई दिया जाता है, तो उसमें यूज किया जाता है वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क आप देखोगे यूट्यूबर्स जो स्टूडियो दिखाते हैं, एक कंप्यूटर लगा रहता, डेस्कटॉप लगा रहता है, नीचे कीबोर्ड रहता है, इधर माउस रहता है, यहाँ पर वेबकैम रहता है, यहाँ पर स्पीकर रहता है, और सब जो सिस्टम होता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो इसे कहा जाता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि एक ही पर्सन नेटवर्क को पूरा यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक कैंपस में आपके पूरे कैंपस में नेटवर्क रहता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि वाईफाई हो गया कि पूरे कैंपस में मिलेगा, पर कैंपस के बाहर किसी को नहीं मिलता है, और कैंपस का एक आईडी होता है जिसे यूज करने के बाद ही इसको मिला जा सकता है, वो होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। अगर नेटवर्क की बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। इंटरनेट को तो सबको ही पता है कि पूरा दुनिया एक साथ एक ही जगह पे कनेक्टेड रहता है। फिर आता है इंटरनेट। इंटरनेट होता है आपका जैसे कैंपस एरिया नेटवर्क, जहाँ पर आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वही यूज कर सकते हैं इंटरनेट फैसिलिटीज को। फिर आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट में क्या होता है? जो 2 और 3 यूनिवर्सिटीज एक साथ मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ पीडीएफ या फिर रिसर्च को शेयर करते हैं ताकि वो अपना पढ़ाई आगे कर पाए, उन्हें कहा जाता है एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट क्या होता है? आपके 2 या 3 इंटरनेट जब एक साथ ऐड कर दिए जाते हैं तब बन जाता है आपका एक्स्ट्रानेट। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ वायरस। तो वायरस से क्या होता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है और उसमें बहुत सारे गलत काम, जो बहुत सारे फाइल्स डिलीट हो जाते हैं। पहला क्या है? पहला है उसमें बॉट। बॉट में क्या होता है? आपका कंप्यूटर जो है किसी और के कंट्रोल में चला जाता है और कोई और उसको कंट्रोल करने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे फाइल्स खुद से ही ओपन हो जाते हैं, एप्लीकेशन खुद से ही काम करने लगते हैं, तो वो होता है आपका बॉट। फिर आता है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है? आप मान लीजिए कोई पायरेटेड मूवी कहीं से डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ में एक वायरस डाउनलोड हो जाता है, तो वो होता है ट्रोजन हॉर्स। मतलब उस मूवी में ही आपका वायरस जो है छुपा हुआ था। फिर आते हैं हम लोग रैंसमवेयर पे। रैंसमवेयर में क्या होता है? कोई वायरस मान लीजिए आपके ऑनलाइन कंप्यूटर में ऐड कर दिया जाता है और फिर वो आपका पूरा सिस्टम जो है उसे लॉक कर दिया जाता है। तो सिस्टम लॉक कर दिया जाता है, जितना बार आप सिस्टम खोलेंगे आपको मैसेज आएगा कि आपको इतना पैसा देना होगा इस अकाउंट में, और फिर ही आप कंप्यूटर जो है उसे स्टार्ट किया जाएगा। तो ये है आपका रैंसमवेयर। फिर आते हैं हम लोग एडवेयर पे। एडवेयर में क्या होता है? आपको किसी चीज़ का ऐड दिखाया जाता है और आप जितना भी उसको क्लोज करने का ट्राई करो वो क्लोज नहीं होता और आपको जोर जबरदस्ती कोई एप्लीकेशन उसे डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये होता है आपका एडवेयर। आप अगर कंप्यूटर में देखोगे या मोबाइल में भी देखोगे, बहुत टाइम पे आप ऐसे एप्लीकेशन देखोगे जो आपने डाउनलोड किया है ऐसा आपको याद ही नहीं है। ऐसे एप्लीकेशंस को आपको सबसे पहले डिलीट करना है और कभी भी उन एप्लीकेशंस को आपको ओपन नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं हम लोग स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? आपके साइंटिस्ट होते हैं या फिर मिलिट्री इंफॉर्मेशन जो होता है कंप्यूटर में अपलोडेड, उन्हें क्रैक करने के लिए यूज किया जाता है स्पाईवेयर, ताकि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे लीक किया जा सके। फिर है आपका लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब का मतलब यही होता है कि वायरस पहले से आपके सिस्टम में अपलोड किया जाता है पर वो एक डेफिनेट टाइम पे स्टार्ट होने लगता है या फिर काम करने लगता है। मान लीजिए आप जब कोई फाइल खोलते हो या फिर आप कोई मूवी देखना स्टार्ट करते हो तभी उसको काम करना है। तो लॉजिक बॉम्ब का मतलब यही होता है कि एक लॉजिक से ये वायरस जो है काम करता है। तो आप देखेंगे हम लोग इश्यूज क्या क्या आते हैं वायरस के वजह से।
तो पहला इशू जो है आपका वो है स्निफिंग। स्निफिंग में क्या होता है, आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे के हाथ में पड़ जाते हैं और आपका जो पर्सनल इन्फो है या फिर पर्सनल डाटा है वो दूसरों को सेल कर देता है फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। फिर आते हैं आपके स्पैमिंग पे। स्पैमिंग तो आपको पता ही होगा कि दूसरे जो यूजलेस मैसेजेस होते हैं, जैसे मार्केट प्रमोशन करते हैं या फिर कोई ऐप का प्रमोशन होता है, वो बार बार आपके मोबाइल में मैसेज आते रहता है, वो है आपका स्पैमिंग। फिर आता है आपका साइबर वेंटिंग। साइबर वेंटिंग में क्या होता है, साइबर वेंटिंग में कुछ बुरे लोग जो होते हैं वो अपना गुस्सा निकालते हैं नेट के थ्रू। मान लीजिए कोई अपने बॉस के ऊपर झगड़ा करना चाहता है पर उसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता है, इसलिए वो फेसबुक पे या फिर ट्विटर में अपना फेक आईडी बनाएगा और फिर वो बॉस या फिर जो भी पर्सन उसका है उसके बारे में बुरा भला चीज कहेगा। तो वो है आपका साइबर वेंटिंग। तो आप नेट में जाके अपना गुस्सा निकालते हो। फिर आते हैं हम लोग फिशिंग पे। फिशिंग क्या, फिशिंग नहीं होगा, ये फिशिंग होगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता है ठीक से, तो यही है। फिशिंग में क्या होता है, आपका जो सिस्टम है उसमें आपका कोई मेल भेज जाता है या फिर मैसेज भेज जाता है। मान लीजिए उसमें मैसेज भेजा जाएगा कि आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं, तो आपके जितने भी बैंक डिटेल्स है वो सब जल्दी से हम लोग को भेजिए ताकि आपके अकाउंट में जो है वो पैसे को ट्रांसफर कर सके। और इससे ऑनलाइन फ्रॉड होता है। तो यही है आपका फिशिंग। तो इसमें एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि बैंक कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्स जो है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है वो आपसे मांग नहीं सकता। सिर्फ आप जब जाते हो बैंक में और बैंक के कोई एम्प्लॉय को बोलते हो कि मुझे इस अकाउंट में काम करना है, इस अकाउंट में पैसा भरना है, तब वो आपका इंफॉर्मेशन लेता है। इसको छोड़ के आप कोई भी बैंक आपको कभी भी कोई इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांग सकता। ये आपका फिशिंग। फिर आते हैं ईमेल पे। ईमेल की अगर बात की जाए तो ईमेल में हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और ये कई हद तक लीगल माना जाता है। तो ईमेल में आपके दो पार्ट रहते हैं। पहला है कि यूजर नेम, दूसरा है आपका डोमेन नेम। मान लीजिए आपका यूजर नेम है xyz@gmail.com। तो ये XYZ क्या हो गया, ये हो गया आपका यूजर नेम और ये gmail.com क्या हो गया, ये हो गया आपका डोमेन नेम। तो ये हो गया आपका यूजर नेम और डोमेन नेम। आप अगर कोई जीमेल ओपन करोगे तो सबसे पहले उसमें नीचे देखोगे तो ऑप्शन आता है आपका कंपोज। कंपोज में क्या होता है, आपको ईमेल जो है उसे क्रिएट कर सकते हो। तो कंपोज में अगर आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपका ईमेल आईडी आएगा, उसके बाद आएगा जिसको ईमेल आईडी आपको सेंड करना है उसका ईमेल आईडी, सब्जेक्ट आता है और उसके नीचे आता है सीसी और बीसीसी का ऑप्शन। ये सीसी और बीसीसी क्या होता है, सीसी अगर आप करोगे, मान लीजिए 3 लोग हैं और उनको आप सीसी कर रहे हो, तीनों का आपने में से सीसी किया, इसमें क्या होगा, जो नंबर 1 है उसको ये दिख पाएगा कि नंबर 2 और नंबर 3 दोनों को मैसेज गया है, या फिर नंबर 2 को ये दिख पाएगा कि नंबर 3 को भी ये सेम मेल गया और नंबर 1 को भी ये सेम मेल सेंड हुआ है। और बीसीसी में क्या होगा, मान लीजिए आपने इन तीनों को 1 2 और 3 को बीसीसी में मेल फॉरवर्ड किया, तो बीसीसी में मेल फॉरवर्ड करने से क्या होगा, नंबर 1 को जो मेल गया तो 1 देख नहीं पाएगा कि 2 और 3 को भी सेम मेल गया है, या फिर 2 और 3 देख नहीं पाएंगे कि 1 को भी सेम मेल गया है। बीसीसी का मतलब यही होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी है आपका कार्बन कॉपी। इसके बाद देखेंगे हम लोग कुछ इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स। इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स में सबसे पहले आता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का फॉर्म है आपका www. तो ये तो आपने बहुत जगह पे देखा होगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है, आपका एक वेबसाइट तक पहुंचा देता है। इस वेबसाइट में आपका सब कुछ रहेगा, जैसे आपका टेक्स्ट रहेगा, वीडियो रहेगा, लिंक रहेगा, सब कुछ मिला के रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब दुनिया में जितने भी आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सब इसके अंदर आपको मिलेगा, इस वेबसाइट के अंदर में, इसलिए कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर आते हैं हम लोग वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर क्या हो गया, वेब ब्राउजर होता है जो हम लोग को किसी पर्टिकुलर वेबसाइट तक ले जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका ओपेरा हो गया या फिर आपका क्रोम हो गया,
तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब हो जाता है आपका वेबसाइट, जो आपको डिफरेंट वेबसाइट पे ले जाएगा और वहां पर आप अपना काम कर सकते हैं। फिर आते हैं सर्च इंजन पे। सर्च इंजन क्या हो गया, सर्च इंजन मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया गूगल। सर्च इंजन में क्या होता है, आपको टेक्स्ट जब टाइप करते हो, मान लीजिए आपने टाइप किया यूजीसी नेट का टेक्स्ट, यूजीसी नेट जहां जहां पर भी है, जो सारे वेबसाइट में यूजीसी नेट यूज किया गया उन सबको आपको रिप्रेजेंट कर देगा या फिर सब आपको शो कर देंगे। वो होते हैं आपके सर्च इंजन। फिर आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने पढ़ा था, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। फिर आते हैं हम लोग ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स की अगर बात करें तो ऑनलाइन में आप अगर कोई भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो जिसमें पेमेंट का ट्रांजैक्शन होता है, तो वो सब आता है अंडर ई कॉमर्स। फिर आते हैं हम लोग नेटिव ऐप्स पे। नेटिव ऐप क्या होते हैं, जो भी ऐप आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो, जो भी मोबाइल में ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हो ऐप्स, जैसे कि मान लीजिए आप पबजी डाउनलोड करते हो या फिर दूसरे ऐप्स जो डाउनलोड करते हो, फोन पे हो गया, ये सब हो गया आपका नेटिव ऐप्स, जिसे आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है। फिर आते हैं हम लोग वेब ऐप्स पे। वेब ऐप्स की अगर बात की जाए तो वेब ऐप्स वो होते हैं जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन से यूज होता है। जैसे कि बहुत सारे रिकॉर्डिंग ऐप्स होते हैं जो कि आपके ऑनलाइन यूज किया जा सकता है, कि अगर ऑनलाइन नेट रहेगा आपका तो वेब पोर्टल से कनेक्ट करके आपका ऐप को यूज कर सकते हो। फिर आते हैं आपके हाइब्रिड ऐप। हाइब्रिड ऐप क्या हो गया, आपका नेटिव ऐप और वेब ऐप दोनों का फीचर्स जो है उन दोनों को मिला के बनता है आपका हाइब्रिड ऐप। मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम है कि मॉर्निंग न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है आपका मॉर्निंग न्यूज़पेपर। एक एग्जांपल है सिर्फ। मॉर्निंग न्यूज़पेपर का मान लीजिए कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा, उस ऐप से आप न्यूज़ सब जितने भी न्यूज़ है वो सब देख पाओगे। तो आपने ऐप डाउनलोड कर दिया और आप न्यूज़ पे क्लिक करते हो तो आपको न्यूज़ के बारे में पढ़ाई होता है। फिर लास्ट में लिखा रहता है डॉट डॉट करके रीड मोड, और जैसे ही आप रीड मोड पे अगर क्लिक करोगे तो ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट, जो मॉर्निंग का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर ले जाएगा और आप इसके बारे में और भी न्यूज़ पढ़ सकते हो। तो ये है आपका हाइब्रिड ऐप। तो पहला है आपका वेब ऐप, दूसरा है आपका हाइब्रिड। पहला आपका नेटिव ऐप और वेब ऐप, इन दोनों के फीचर्स को मिला के बनता है आपका हाइब्रिड ऐप। जैसे यहाँ पर आप नेट पे डाउनलोड भी कर रहे हो ऐप स्टोर से, और बाद में इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मॉर्निंग का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाके आप न्यूज़ के बारे में और डिटेल से पढ़ाई कर रहे हो। ये है आपका हाइब्रिड ऐप्स। तो यहीं पे हम लोग का आईसीटी का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। विच काइंड ऑफ नेटवर्क इज यूज्ड इन ऑफिस? ऑप्शन ए है WLAN, ऑप्शन बी है वैन, ऑप्शन सी है पैन, या फिर ऑप्शन डी है लैन। तो किस तरीके का नेटवर्क आपका यूज किया जाता है ऑफिस में? ऑप्शन ए है WLAN, ऑप्शन बी है WAN, ऑप्शन सी है PAN, या फिर ऑप्शन डी है LAN। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले इनका फुल फॉर्म देखते हैं। लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो वाइड लोकल एरिया। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जगहों पे नेटवर्क ऐड किया जाता है और बहुत सारे सिस्टम को एक साथ चलाया जाता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन, स्मार्ट सिटीज में देखोगे कि एक ही जगह पे आपका वाईफाई लगाया गया और उससे बहुत जन नेट यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं वैन पे। वैन क्या है? तो वैन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में आपका एक ही डिफरेंस है कि आपको एक वायर यूज करना पड़ता है और वायर से कनेक्ट करने के बाद बहुत सारे जगह एक साथ यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं आपके पैन पे। पैन क्या है? तो पैन हो गया आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? एक ही पर्सन या फिर फ्यू नंबर ऑफ पर्सन यूज कर सकते हैं नेटवर्क को, यहाँ पर काफी सारे जो सिस्टम है एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आते हैं आपके लोकल एरिया नेटवर्क। लैन पे लोकल एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक छोटे ऑफिस
या फिर आपके इंटरनेट कैफेज में जो हर एक सिस्टम होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और एक दूसरे के साथ काम करते हैं, वो हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। अब फिर से इसमें किसको यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा आपका लैन। इसी के साथ हमारा 10 यूनिट्स कंप्लीट होता है। आपको किसी भी यूनिट का अगर वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा सारे यूनिट्स के, आप वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए, और ख़त्म करते हैं इस यूनिट को। थैंक यू सो मच। कुछ कहने के लिए है नहीं, और अच्छा लगे तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए।